सुप्रभातम बच्चों, आप सब कैसे हैं। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज ऑनलाइन क्लासेज में आज मैं यशयल सर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज आप लोगों को जो है हम समास के विषय में बताएंगे। अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी समास नहीं भूलेगा। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी शब्दों को छोटा कर देना, पदों को छोटा कर देना, उसी को समास कहते हैं। ये समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग और अस धातु से हुई है। तो पूछा जाए तो किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग और अस धातु से मिलकर के समास शब्द की निष्पत्ति हुई है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात पदों को पास में रखना। इसमें दो पद होते हैं। पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के मेल से बना हुआ हमारा जो समस्त पद है वो समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। अब समास की परिभाषा हम देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए, इसी संक्षेप की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा हमें याद हो जानी चाहिए कि जब दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए, यानी छोटे हो जाएं, और अर्थ भी हमारा जैसा था वैसा पूरा पूरा निकल जाए, इसी संक्षेप की प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे विद्यायाः आलयः, यानी विद्यायाः आलयः का अर्थ होता है विद्या का घर, और इसका बराबर हो जाता है विद्यालय, यानी विद्यालय का भी तात्पर्य होता है विद्या का घर। तो हम नोट में लिख सकते हैं कि यहाँ जो अर्थ विद्यायाः आलयः का है वही अर्थ जो है विद्यालय का भी है, परंतु विद्यालय हमारा क्या हो जा रहा है? आकार में छोटा हो जा रहा है। तो हमारी परिभाषा भी यही होती है कि जब दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके जो है आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए, इसी संक्षेप की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो हमारा अर्थ भी पूरा पूरा निकल जा रहा है और शब्द जो है हमारा क्या हो जा रहा है? संक्षेप हो जा रहा है। तो हमें समास जो है भूलना नहीं चाहिए कि समास जो है कि जो है व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के जो है सम उपसर्ग और अस धातु से मिलकर के बनी हुई है। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद जो है उत्तर पद। आइए हम समास विग्रह के बारे में तो आइए हम जानते हैं समास विग्रह जाने कि समास विग्रह उसे कहते हैं जब समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को यानी समास विग्रह कहते हैं या कहलाता है। तो जब हम समस्त पदों को अलग अलग कर दें उस प्रक्रिया को जो है समास विग्रह कहलाता है। यथा राजपुरुषा, तो राजपुरुषा का विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुरुषा, यानी राजा का पुरुष। अब आइए जानते हैं समास के प्रकार। तो समास जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के समास होते हैं। ये सूत्र हम जान सकते हैं कि अब तक दादा, तो अब तक दादा हम सूत्र याद कर लेंगे तो हमें समास का नाम कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे आ से हम देखते हैं, आ से अव्ययी भाव समास, आ से क्या हुआ हमारा? अव्ययी भाव समास। अब फिर उसके बाद आ गया बा से क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। फिर ता आ गया, ता से क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तो ता से हुआ हमारा तत्पुरुष समास। फिर का आया, का से क्या हुआ हमारा? कर्मधारय समास। तो का से क्या हुआ? कर्मधारय। अब बचा हुआ है दादा, तो एक दा ले लेंगे, दा से द्वंद्व समास, और दूसरा दा जो बचा है ये द्विगु समास। तो यही जो है 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। तो सूत्र होता है अब तक दादा, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। अब जो है अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा, यानी जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं।
और दूसरा बहुब्रीहि, इसका सूत्र होता है अनेक मन्य पदार्थे, यानी जिस समास में ना तो पहला पद ना दूसरा पद बल्कि तीसरे को प्रधान बनाते हैं उसे बहुब्रीहि कहते हैं। तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। सूत्र होता है प्रायण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। अगला होता है हमारा कर्मधारय, इसका सूत्र होता है विशेषणम विशेष्य बहुलम, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे जो है कर्मधारय कहते हैं। अगला द्वंद्व होता है, इसका सूत्र होता है उभय पद प्रधाना द्वंद्वा, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व कहते हैं। फिर दिगु है, दिगु का सूत्र होता है पूर्व संख्या दिगु, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे जो है दिगु समास कहते हैं। आइए हम अब एक एक के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करें। तो पहला हमारा समास होता है अव्ययी भाव समास, तो जिसका सूत्र होता है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा, यानी जिस समास में कहते हैं जिस समस्त पद या समास में पूर्व पद जिसको पहला पद हम मानते हैं वो अव्यय है, अव्यय मतलब प्रधान हो, तथा समस्त पद नपुंसक लिंग जो है एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा होती है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा जैसे प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का विग्रह हो जाता है दिनम दिनम प्रति, हिंदी अर्थ इसका होता है प्रत्येक दिन। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देख सकते हैं उपकृष्णम, तो कृष्ण समीपम, कृष्ण के पास। अब यहाँ हम जो है देखेंगे, नोट देखेंगे, इसमें पूर्व पद यानी प्रतिदिनम में पूर्व पद क्या है हमारा प्रति है, तो प्रति ही अव्यय है, यानी इस प्रति को हम उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो प्रतिदिनम का में जो है इसमें नोट में लिख सकते हैं कि इसमें पूर्व पद क्या हमारा है प्रति है, यानी ये अव्यय है और प्रयोग करने पर अव्यय के ही अर्थ का प्रयोग हम करते हैं, अतः यह प्रधान होगा। तो हमारा पहला समास हो गया अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र हम याद कर लेंगे कि पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा, कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है वो समास हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिनम, उपकृष्णम, निर्मक्षिकम, सहरी इत्यादि उदाहरण होते हैं। तो दूसरा समास हमारा होता है बहुब्रीहि समास। इसका सूत्र होता है अनेक अन्य पदार्थे, यानी जिस समास में यानी अन्य पद प्रधान हो, ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद बल्कि तीसरे को प्रधान बना दे वो आपका बहुब्रीहि समास यानी हमारा कहलाता है। इसकी परिभाषा होती है कि जब सांसिक पदों में सभी पद मिलकर के किसी दूसरे पद के शब्द की विशेषता बताते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है कि जब सांसिक पद में सभी पद मिलकर के किसी दूसरे पद की विशेषता बताते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। विग्रह करते समय यत् के रूपो यस्य एन यस्मयी का हम प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के लिए देखें, यथा जैसे दशानना, दशानना का हमारा विग्रह होता है दशानि आननानि यस्य सा, यानी 10 है मुख जिसके, तो अब इसमें है एक 10, दूसरा है आनन, ना 10 है इसमें जो है प्रधान और ना ही आनन है, बल्कि तीसरे को प्रधान बना रहे हैं, किसको, रावण को प्रधान बना रहे हैं, इसलिए यहाँ हमारा बहुब्रीहि समास हो रहा है। तो जिस समास में जो है यानी अन्य पद प्रधान हो, इसमें लिखा है अनेक मन्य पदार्थ है, यानी जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो बल्कि तीसरे को प्रधान बना दे उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हमारा दशानना हो गया। अगला उदाहरण हमारा हो गया चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा का विग्रह होता है चंद्र शेखरे यस्य सा, यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। इसमें ना चंद्र जो है जो प्रधान है ना शिखर है बल्कि तीसरे को प्रधान बना दे रहे हैं, किसको, शिव जी को प्रधान बना दे रहे हैं, इसलिए हमारा बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार और उदाहरण जैसे लंबोदरा हो जाता है, पीताम्बरा हो जाता है, तो देखेंगे कभी कभी पीताम्बरा यानी पीताम्बरा में हमारा बहुब्रीहि समास होता है और कर्मधारय दोनों भी समास होता है। कर्मधारय
तो जहाँ कहीं ऑप्शन छांटने को आएगा तो वहाँ दोनों में से केवल एक ही रहेगा। यदि आपको जो है कि इसका जो है समास बताना हुआ तो आप दोनों में से एक बता सकते हैं कि कर्मधारय चाहे लिख सकते हैं चाहे बहुव्रीहि, परंतु इसका विग्रह हो जाएगा जो है बहुव्रीहि का विग्रह हो जाएगा पीतम अम्बरम यशसा, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात जो है कि श्री कृष्ण, और जो है कि आपका कर्मधारय में हो जाएगा पीतम अम्बरम यानी पीला वस्त्र। आइए बहुव्रीहि के भेद। बहुव्रीहि के 4 भेद होते हैं। जो है पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि, तीसरा जो है तुल्ययोग बहुव्रीहि और चौथा व्यतिहार बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास को जो है हम आसानी से जानेंगे और इसको बढ़िया से तैयार करेंगे। सूत्र याद कर लेंगे कि अनेक मन्य पदार्थ है, यानी जिस समास में जो है ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, साधारण जानने के लिए, यानी ना पहला पद ना दूसरा पद बल्कि तीसरे को प्रधान बना दे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे दशान्ना इत्यादि। तो हमारा तीसरा होता है तत्पुरुष समास। इसका सूत्र होता है प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, यानी उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जिसकी परिभाषा होती है कि जिस समस्त पद में उत्तर पद यानी बाद के पद प्रधान हो और पूर्व पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी भक्ति तक का लोप हो वहां तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय से लेकर के सप्तमी भक्ति तक का लोप होता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर माने बाद का पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं सुख प्राप्ता, अगर हम विभक्तियों को पहचानते हैं जैसे जानते हैं उसका सूत्र याद किए होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की री अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो अरे आदि इसके आधार पर हम पहचान लेते हैं। तो ये हमारा तत्पुरुष समास में द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का लोप होने की प्रक्रिया है। तो ये 6 प्रकार के भी होते हैं, यानी प्रथम द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो आइए एक एक देखते हैं, एक एक उदाहरण, एक एक जो है विभक्ति का। तो सुख प्राप्ता, सुख प्राप्ता का विग्रह होता है सुखम प्राप्ता, यानी सुख को प्राप्त। ये आपका हो जाएगा द्वितीय में, इसमें हो जाएगा द्वितीय में। तो आप याद किए हैं कर्ता ने कर्म को अब सुख को प्राप्त यानी सुख को प्राप्त किया हुआ, इसलिए ये आपका हमारा हो गया यानी द्वितीय तत्पुरुष। अब दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं अगले जो है क्या धनहीना। धनहीना का विग्रह हमारा हो रहा है धनेन हीना, यानी धन से हीन से अब से द्वारा होता है चिन्ह, तो इसलिए कर्ता ने कर्म को तेज करण से तो तृतीय में हो गया है आपका ये तृतीय तत्पुरुष। ये तृतीय तत्पुरुष धनहीना, नेत्रहीना इत्यादि उदाहरण जैसे हो जाएंगे। धनहीना यानी धन से हीन है, तो ये आपका हमारा हो गया तृतीय तत्पुरुष। अब अगला उदाहरण देख रहे हैं पुत्र हितम, यानी पुत्राय हितम, ये पुत्र के लिए हित कल्याण। तो ये चतुर्थी में हो जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। तो ये हमारा हो गया उदाहरण पुत्राय हितम, ये जो है चतुर्थी तत्पुरुष का। अगला जो है पाप मुक्ता, यानी पापात मुक्ता, यानी पाप से मुक्त, यानी पाप से अलग हो रहा है, यानी मुक्त हो जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। ये पंचमी में हो गया। जैसे अगला सर्प भीता, यानी सर्प से डर रहा है, सर्पात भीता, तो उसमें भी आपका पंचमी हो जाएगा। अगला गंगा जलम, गंगा जलम यानी गंगा या जलम, गंगा का जल, तो ये षष्ठी आपका होता है षष्ठी काके की, तो यहाँ गंगा का जल आ रहा है, इसलिए हमारा ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष या षष्ठी जो भी बोलेंगे। अगला आपका सप्तमी में देखेंगे, जैसे इसमें विद्यालय भी हो सकता है, तो विद्याया आलया हो जाएगा। विद्या अगला है विद्या कुशला, तो इसका विग्रह होता है विद्यायाम कुशला, यानी विद्या में कुशल, तो में पेपर के आधार पर ये विद्या में कुशल, इसलिए हमारा हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से जो है इसमें द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के लोप की प्रक्रिया है। तो एक एक उदाहरण हमने देखा कि सुख प्राप्ता, सुखम प्राप्ता, ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। धनहीना, धनेन हीना, यानी तृतीय तत्पुरुष का जो है हमारा उदाहरण हुआ। फिर पुत्राय हितम,
पुत्र हितम ये जो है चतुर्थी तत्पुरुष का हो गया। पाप मुक्ता यानी पापात मुक्ता पंचमी तत्पुरुष का हो गया। गंगा जलम यानी गंगाया जलम ये षष्ठी तत्पुरुष का हो गया। विद्या कुशला विद्यायाम कुशला ये सप्तमी तत्पुरुष का हमारा उदाहरण हो गया। तो इसको हम आसानी से इस सूत्र के आधार पर तैयार कर लेंगे कि प्राण उत्तर पर प्रधाना तत्पुरुषा यानी जिस समास में जो है समस्त पद में उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान हो और जो है उसमें पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति का लोप है। देखिए द्वितीय में ही लोप हो रहा है। सुखम प्राप्त यानी सुख को प्राप्त द्वितीय में, धनेन ही ना धन से हीन यानी प्रथम पद में यानी जो है पूर्व पद में ही लोप हो रहा है। पुत्राहितम इसमें भी पुत्राय हो रहा है। ठीक है, तो चौथा हमारा होता है कर्मधारय समास। तो इसका सूत्र होता है विशेषणम विशेषण बहुलम यानी जब परिभाषा होती है कि जब पूर्व पद विशेषण यानी कौन सा पद, पूर्व पद माने पहला पद, जब पहला पद विशेषण और उत्तर पद यानी बाद का पद जो होता है विशेष होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है या उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो परिभाषा इसकी होती है कि जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जो है पहला पद विशेषण यानी विशेषता बताई जाए और दूसरा पद जो विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यथा जैसे घनश्यामा यानी घनश्यामा इसका विग्रह हो गया घन यो श्यामा यानी श्याम कैसे हैं, घन यानी बादल की तरह, यानी श्याम श्री कृष्ण की विशेषता बादल से बताई जा रही है यहाँ पर। तो श्याम कैसे हैं, बादल की तरह। तो श्याम की विशेषता बादल से बताई जा रही है इसलिए श्याम विशेषण हुए और जो है घन क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो जिस जो है जब पूर्व पद में विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घनी श्यामा यानी घनश्यामा, पीताम्बरा, पीताम्बरा का विग्रह हो गया पीतम अम्बरम यानी वस्त्र कैसा है, पीला है, यानी वस्त्र की विशेषता जो है पीले से बताई जा रही है। ये वस्त्र हमारा जो है अंबर यानी अंबर वस्त्र क्या है, ये विशेष है और जो है पीतम यानी पीला क्या है, विशेषण, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है कर्मधारय समास हो रहा है। तो कर्मधारय के भेद प्रकार जाने जाते हैं कि पहला विशेषण विशेष, दूसरा उभय पद विशेषण, तीसरा उपमान कर्मधारय और चौथा जो है रूपक कर्मधारय। और इन चार नामों से ये जो है हमारा कर्मधारय जाना जाता है। तो पांचवा हमारा होता है द्वंद्व समास। इसका सूत्र होता है उभय पद प्रधाना द्वंद्वा, यानी जब समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहां हमारा द्वंद्व समास होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब समस्त पदों में दोनों पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। यथा जैसे पितरो माता च पिता, इसमें माता भी जो है ये जो है प्रधान है और पिता भी समास है, सॉरी जो है कि प्रधान है। तो पितरो माता च पिता, राम लक्ष्मणो रामः च लक्ष्मणः च, यानी रामा भी इसमें जो है वो प्रधान है और लक्ष्मणा भी प्रधान है, इसलिए जो है यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व के तीन मुख्य भेद होते हैं, पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा जो है एक शेष द्वंद्व। तो जिस समास में जो है दोनों पद प्रधान हो वो हमारा समास द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे राम लक्ष्मणो पितरो इत्यादि। तो लास्ट हमारा समास होता है द्विगु समास। इसका सूत्र होता है पूर्व संख्या द्विगु, यानी जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखने के लिए हम देखेंगे कि जब समस्त पद का पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक हो यानी गिनती हो वाचक हो तथा जो है उत्तर पद यानी बाद का पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस पद का जो है विग्रह करने पर समाहार माने समूह का बोध होता है। इसका समस्त पद जो होता है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, तो जो समास हमारा संख्यावाची हो उसे हमें द्विगु समास समझ लेना चाहिए। जैसे जो है देखेंगे कि पंचवटी यानी पंचवटी पांच वटों का समूह यहाँ दिखाई दे रहा है, समूह समाहार हो रहा है। तो पंचवटी का विग्रह होता है पंचा नाम वटा नाम समाहारा, यानी पांच वटों का समूह। अगला देखेंगे त्रिभुवनम
यानी इसका विग्रह होता है त्रयाणाम भुवानाम समाहारा। इसी प्रकार से जैसे त्रिलोकी हो गया, पंचगवम हो गया इत्यादि उदाहरण हो सकते हैं। तो हम इस द्विगु समास को आसानी से तैयार कर सकते हैं कि जिस जो है समास में या समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस पद का विग्रह करने पर समाहार यानी समूह का जो है बोध हो रहा है और इसका समस्त पद जो है नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे जो है संख्यावाची यदि उदाहरण हमें मिले तो हमें जो है समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार के जो है वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।